हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आज का हमारा जो चैप्टर है वह है कक्षा 10 का विषय विज्ञान यानी कि साइंस। जो कि हमें इस अध्याय में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विज्ञान यानी कि साइंस का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप लोग, रासायनिक जो अभिक्रिया है वह क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया को ये जो दोस्तों हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको सबसे पहले हम समझते हैं। ये दोस्तों होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक गुणधर्म मतलब एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वह दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर या एक से अधिक मतलब एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एक उदाहरण के तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? जल बन जाता है। क्या होता है? जल का निर्माण। जैसे कि दोस्तों वही कहते हैं हाइड्रोजन यानी कि H2O। तो इसका हो जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, देख लीजिए। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मतलब एक लाइन में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको बहुत याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार प्रश्न में पूछ लेता है एग्जाम में। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता, ये बहुत बार पूछता है। तो जैसे दोस्तों मैंने बता भी दिया यहाँ पर कुछ ये उदाहरण की मतलब किस किस रूप से जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, अपकेंद्रीकरण, इन सबसे मतलब द्वारा क्या किया जा सकता है, इनका इनको अलग इनके अलावा और किसी से अलग नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में शामिल मतलब ये है जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस में उत्सर्जन। दोस्तों इतना हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे मतलब कुछ जो हैं ये दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे दोस्तों सबसे पहला है भोजन का पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है लोहे पर जंग लगना, चौथा है दही का बनना। दोस्तों ये हमारे हैं कुछ जो कि रासायनिक अभिक्रिया जो दैनिक जीवन में होने वाले हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है हमारी अभिकारक और उत्पाद। दोस्तों इसमें अभिकारक और उत्पाद भी आता है, जो कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो इसका मैं कुछ उदाहरण भी दिया हूँ। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है एक लाइन में ऊपर देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग यानी कि हिस्सा लेते हैं। और उत्पाद में क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो अब आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि इन दोनों को मिलाकर बना दिया जाता है क्या? जल। तो दोस्तों जो हमारा ए है पूरा ए मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। और जो हमारा ये जल का निर्माण हो रहा है यह कहलाएगा उत्पाद, यानी क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि अभिकारक, अभिकारक उसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग यानी कि हिस्सा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद जैसे कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो दोस्तों इसका उदाहरण मैंने पहले बता दिया, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H2O, यानी इसका कुछ हो जाएगा H2O। उसके बाद दोस्तों
इस तरह से उसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर रहेगा H2 प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, तो उसके बाद H2O। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा है क्या आया हुआ है, ये जो हमारा है H2O, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा H2O है ये है हमारी अभिकारक। इसको अभिकारक कहते हैं, यानी कि इनसे मिलाकर बनाया जा रहा है। उसके बाद उत्पाद हुआ है जो H2O, यानी कि इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, इन दोनों को यानी कि H2O प्लस और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमारा बनाया गया है जल। तो जो हमारा ये उत्पाद यानी कि बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उसको अभिकारक कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण भी इसमें आता है इस लेसन में। तो रासायनिक जो समीकरण है दोस्तों, तो देख सकते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर मैं इस तरीके से नहीं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ इस तरीके से थे, इस पार्ट में देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो दोस्तों हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसको किससे, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को अभिकारकों को उत्पादों के में पदार्थ के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ देख सकते हैं उनकी अवस्थाएं, जो हमारी है सॉलिड, यानी कि सॉलिड है दोस्तों, इसको तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। इसी को हमें कहा है कि प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एस, उसके बाद यहाँ लिक्विड का एल दिया हुआ है, गैस का जी, और उसके बाद एक्यूएस का ए क्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण भी मैंने एक लाइन में लिख दिया है, जैसे कि मैग्नीज रिबन का वायु, यानी कि ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीज ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाना। यानी कि दोस्तों अगर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का रिबन वो ठोस होता है, यानी कि एम जी। उसके बाद दोस्तों हमारा ये तो हमारा क्या होता है, इसको हम लिख देंगे एस, एम जी एस लिख देंगे। उसके बाद हमारा एज है, इसको ऑक्सीजन यानी कि प्लस कर देंगे ओ बराबर, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एम जी ओ, यानी कि हो जाएगा हमारा एम जी ओ, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरीके से है, जो कि है क्या कहा है, रासायनिक संकेतों को संतुलित करना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने एक ग्राफ भी बनाया है, इसमें किस प्रकार से भरा जाएगा मैं आपको अभी बताऊंगा। यानी कि दोस्तों ये एटम मतलब कितने हैं एटम है, इन्हीं को परमाणु, यानी कि कितने कितने परमाणु हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो एफ ई, जैसे कि दोस्तों एफ ई है, और H2O जल, यानी कि FeO4 और प्लस H2, यानी कि दोस्तों ये देख सकते हैं आपको यहाँ रासायनिक समीकरण का मतलब संतुलित करने का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके जो तत्व हैं देख लीजिए, ये तत्व है हमारा FeH हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन वो दिया हुआ है। तो इसके जो अभिकारक है, यानी कि ये किससे किससे मिलकर बन रहा है, तो दोस्तों हमारा क्या क्या रहेगा मैं आपको एक बता रहा हूँ, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों Fe में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ में एक ही मतलब Fe मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो हमारा Fe है इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब हमारा यहाँ एक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। और देख ले, और उसके बाद H हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो, क्या है, दो है, क्योंकि इसी से मतलब अभिकारक देख रहे हैं तो हमारा इसी में से पहले लिया जाएगा, दोनों में से। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक और दो, मैं सही से लिख देता हूँ, एक और दो, हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ देख सकते हैं तीसरे में मतलब बनने के बाद जो हमारा बन जाता है Fe3O4, यानी कि दोस्तों हमारा पहले O का देख लेते हैं, इधर O का एक ही है तो हम एक लिख देते हैं। जब एक लिख देंगे, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, एक हो गया Fe का, टू हो गया H का,
उसके बाद एक हो गया इसका ऑक्सीजन का। तो इतना तो हमारा हो गया है, जो कि हमारा एक आ चुका है। उसके बाद 2 इसका आया है, 1 इसका आया है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा उत्पाद हुआ Fe3 यानी कि इसका 3 आ चुका है ऊपर का। उसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन है H2 आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 4 आया है, तो 4 आ चुका है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल मतलब अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पहले Fe वाला यानी कि यहाँ Fe वाला देख लीजिए, इसी को मैं समझाऊंगा। तो यहाँ मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ और Fe का समझाता हूँ, यानी कि Fe वाला समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ 1 आया हुआ है और इधर क्या है 3 आया हुआ है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा है, यानी कि जब 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो यहाँ 1 था, यानी अभिकारक में 1, यहाँ 1 था तो हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ क्या कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से बनेगा। जब हो जाएगा तो हमारे यहाँ क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3Fe। ये हो जाएगा। ये होने के बाद अब हम देख लेते हैं हमारा क्या हो जाता है। हम यहाँ 3 लिख देते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा H2 यहाँ देख सकते हैं H2O है। उसके बाद हमारे यहाँ H2O कितना आया था, 2 आया था। तो इधर भी 2 आया था, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये तो बराबर है। बट दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो O है यहाँ 4 है, तो यहाँ तो हमारा 4 आ चुका है। नहीं, हमारा यहाँ 1 आया था और यहाँ 4 आया था, यानी कि अभिकारक में 1, यहाँ 1 ही है और यहाँ यहाँ 4 है। तो हम यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि अभिकारक में गुणा कर देंगे 4 से। तो मैं 4 से गुणा कर देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 3 से हुआ है और यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा। जब यहाँ 4 से गुणा हो जाता है दोस्तों, ऐसा ही कर देता हूँ। जब यहाँ 4 से गुणा हो जाता है तो हो जाएगा 4H2O, मतलब ये 4 से O भी हो जाएगा, तो वो हमारा तो बराबर है, यानी कि ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। बट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ऑक्सीजन था, मतलब हाइड्रोजन था, सॉरी हाइड्रोजन, जो कि हमारे यहाँ कितना था 2 था। तो हमारे यहाँ 4 से गुणा हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 8 हो गया। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 8 हो गया और यहाँ 2 ही बचा है। तो क्या कर देंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ इसमें क्या कर देना 4 से गुणा कर देना है। यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करने पर 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, जब बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमारे यहाँ 4 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ 4 भी हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, यानी कि 3Fe हो जाएगा प्लस 4H2O। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद Fe3O4 प्लस 4H2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इसी में इसी तरीके से भरना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देख सकते हैं आपको मैं इधर भर के दे दिया हूँ पूरी तरीके से, मतलब किस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से भरा गया है। तो यहाँ पर था तो हम यहाँ के क्या कर दिए थे, गुणा कर दिए थे। यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ 2 था तो हमारे यहाँ 4 से गुणा हो गया था, इसलिए हम यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे और उसके बाद यहाँ 3 से। बस हमारा बराबर हो गया। ऊपर कर देंगे यहाँ 3 से, उसके बाद यहाँ 4 से, यहाँ भी हमारा 4 से गुणा हो जाएगा और सिंपली आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज का हमारा जो है वो हमारा बिल्कुल भी आसान है दोस्तों, बट इसे हमें पूरा याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि जो हमारा रासायनिक है जो संतुलित मतलब करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक जो समीकरण है
समीकरण जो होते हैं, जैसे H2 प्लस ऑक्सीजन मतलब O मिलाया जाता है तो उसे H2O हो जाता है, यानी कि जल का निर्माण हो जाता है। तो उसे हमें संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो इसका हम कुछ नियम जान लेते हैं और मतलब इसका क्यों हमें करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। और निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उनके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया, देखिए बराबर करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा ये पेज। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी कि जो दोस्तों हमारा रासायनिक अभिक्रिया है इनके प्रकार। ये दोस्तों कुछ मतलब 3 प्रकार के हिसाब से होते हैं, मैं अभी बता दूं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वह क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया एक दोस्तों इसका छोटा सा परिभाषा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये दोस्तों अधिकतर पूछ लेता है। तो दोस्तों इसको याद रखना है। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ देते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों 2 या 2 से अधिक, जैसे कि हम क्या कर देते हैं, मैं कुछ नहीं इसी के आधार पे बताता हूँ। जैसे कि A+B, यहाँ एक उदाहरण भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, A+B को मिलाकर बराबर रासायनिक का सूत्र मतलब रासायनिक अभिक्रिया का, उसके बाद C, यानी कि हमारा A और B मतलब दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, दोनों को जोड़ देने पर हमारा जो है वह तैयार हो जाता है C, यानी कि हमारा C बन जाता है। A+B और रासायनिक समीकरण का सूत्र उसके बाद C हो जाता है। उदाहरण में दिया हुआ है हमें कुछ, जैसे कि कोयले का दहन जो है वो C से कॉपर और उसके बाद O2 ऑक्सीजन। तो रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह मतलब लगा है, उसके बाद CO2 और G का मतलब गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो Ag है मतलब गैस, एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। यानी कि जो दोस्तों हमारा कॉपर, C से कॉपर उसके बाद O2 मिल जाता है तो ये दोस्तों CO2 का निर्माण कर देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद दूसरा उदाहरण हमारा जो है वो है जल का निर्माण, यानी कि 2H2 उसके बाद O2 गैस है जो कि ऑक्सीजन, उसके बाद 2H2 यानी कि L दिया हुआ लिक्विड है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा है विभाजन अभिक्रिया। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के ये दूसरा प्रकार है जो कि इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे पतला कर लेता हूँ। विभाजन अब मतलब ये जो हमारा होता है अभिक्रिया, ये क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक अभिकारक टूटकर, यानी कि जो अभिकारक है, जैसे कि हम A+B को मिला रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, C। यहाँ पर देख सकते हैं A बराबर B+C, यानी कि हमें A टूट टूट कर बना रहा है। तो इससे मतलब 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि वहाँ हमारा दूसरे में क्या था, हमारा A+B मिल रहा था तो C बन रहा था, यानी कि 1 बन रहा था। तो बट यहाँ क्या होगा, A से अगर हम बनाते हैं मतलब एक ही चीज़ से बनाते हैं तो हमारा 2 उत्पाद होता है। जैसे कि हमने A से बनाया, A हमारा क्या अभिकारक है, और उसके बाद जो हमारा उत्पाद होता है वो B+C होता है, यानी कि ये 2 टुकड़ों में बट जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आया। उसके बाद नीचे कुछ उदाहरण दिया है, जैसे उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं हम आ चुके हैं जो हमारा
ऊष्मीय वियोजन है और वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो ये दोस्तों ये 3 प्रकार मतलब 3 तरीके से हैं। इनको किन किन तरीकों से मतलब किया जाएगा, किस तरीके से क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हमारा है जो है ऊष्मीय वियोजन। तो इसमें दिया हुआ अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि अभिकारक जो है वह ऊष्मा का गर्मी द्वारा क्या किया जाता है, वियोजन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है CaCO3, यानी कि एस ए है क्या है, ये ठोस है, जो कि अगर इस पे ऊष्मा ऊष्मा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, CaO और प्लस CO2 गैस, यानी कि ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ACaCO3 एक ही है बट इसे सॉलिड है, यानी कि ठोस है। उसके बाद इसे अगर हम उसमें पे देते हैं तो क्या हो जाता है, COO और उसके बाद प्लस CO2G, यानी कि गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे कि हम एक और उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि हम बर्फ़ की सिल्ली लेते हैं तो उस पर हम ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने पे तो हम वह क्या कर देता है, हमें जल भर देता है, केवल जल दे देता है। तो ये तो हमारा हो गया, जल देता है, बट इसे हमें जल केवल जल देता है, बट इसे हमें दो दो भागों में ये दे रहा है कि यार, यानी कि CaO और मतलब ये सॉलिड में दिया, उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दिया। उसके दूसरा हम देख लेते हैं जो हमारा विद्युत है, यानी कि जो हमारा विद्युत है, विद्युत द्वारा किस प्रकार से होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा विद्युत वियोजन है, विद्युत विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, मतलब एक किस प्रकार से होता है, यानी कि 2H2O, यानी कि जो हियल है, यानी कि लिक्विड, यानी कि जल। तो जल को अगर विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा अगर इसमें प्रवाहित किया जाता है तो 2H2 यानी कि एक गैस में बदल जाती है, प्लस ऑक्सीजन टू गैस, फिर मतलब 2 भागों में, ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस होता है वह अलग हो जाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रकाशीय वियोजन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सूर्य प्रकाश में उपस्थिति में होने वाला वियोजन, तो क्या हो जाता है, 2AgCl, यानी कि ठोस में, उसके बाद इस रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या हो जाती है हमारी 2Ag, यानी कि जो हमारी सिल्वर है ये ठोस है, प्लस Cl मतलब गैस में हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ देख सकते हैं हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया हमारा ये लास्ट अभिक्रिया वाला है। जो हमारे अभिक्रिया के प्रकार थे ये हमारा 3 ही था, जो कि हमारा ये तीसरा है। तो जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया था वह 3 प्रकार का था, तो हमारा ये तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। तो अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया को इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं अभिक्रिया, यानी कि इस अभिक्रिया में जो हमारी ये अभिक्रिया हो रही है विस्थापन की, ये अभिक्रिया क्रियाशील तत्व कम, यानी कि क्रियाशील जो तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व के को उनके यौगिक में विस्थापित कर देता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ, जैसे Fe है, क्या है, Fe है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। Fe है तो इसको हम जोड़ते हैं CuSO4, यानी कि Fe जो हमारा ये जो लोहा है दोस्तों, क्या है, जो हमारा ये लोहा है इसको CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है, जो एंक्यूरेंट में होता है। उसके बाद हमें इसे रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के द्वारा इसे दर्शाते हैं। उसके बाद FeSO4 यानी कि लोहा का सल्फेट, यानी जो लोहे का सल्फेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस Cus यानी कि कॉपर अलग हो जाता है। तो दोस्तों 2 चीज़ से हमें मिलकर बनाते हैं, 2 चीज़ इधर अलग कर देता है। जैसे कि हमने अगर लोहे और कॉपर सल्फेट को मिला दिया जाता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये लोहे का सल्फेट अलग हो जाएगा और उसके बाद कॉपर अलग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो हमारे यहाँ क्या था, कॉपर सल्फेट था, ये लोहे में आकर मिल जाएगा, लोहे का सल्फेट
अलग हो जाएगा, उसके बाद कॉपर सल्फेट से निकल जाएगा और लोहे में मिल जाएगा, यानी कि कॉपर अकेले बचेगा, उसके बाद लोहे का सल्फेट बन जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 4 प्रकार के होते हैं, अबे 5 प्रकार के होते हैं, सॉरी दोस्तों। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि दोस्तों आदान प्रदान से होता है। तो दोस्तों ये जो हमारे द्विविस्थापन यानी कि द्विविस्थापन, दो विस्थापन, ये जो हमारी अभिक्रिया है, ये उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि देख सकते हैं कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहला है Na2SO4, यानी कि जो हमारे सोडियम सल्फेट हैं, उसके बाद BaCl2, उसके बाद ये है क्या, बेरियम क्लोराइड। इसको जब हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट में आ जाता है, प्लस सोडियम क्लोराइड इसमें आ जाता है। तो इसमें हमें एक लाइन की बात याद रखनी है, जो कि बेरियम सल्फेट BaSO4 में सफेद अविलेय अपेक्ष अपेक्ष अवक्षेप का निर्माण होता है और उपचयन और अपचयन, यानी कि उपचयन और अपचयन, ये दोस्तों हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे बहुत याद रखना जरूरी है। बार बार पूछ लेता है प्रश्न में, जैसे कि उपचयन और अपचयन में फंस जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ लेते उपचयन। जो हमारा है उपचयन, ये क्या है, इसी को हम पढ़ेंगे। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी कि दोस्तों इसका पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, कोई भी पदार्थ मतलब जैसे कोई पदार्थ हो, ये नहीं मतलब कोई भी हो, तो जैसे कि उसमें ऑक्सीजन की मतलब वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, उसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, मतलब हाइड्रोजन है, वह क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि कम होता है। तो इसका सीधे वो मतलब इसका उल्टा अपचयन होता है। जैसे उपचयन में क्या होता है, आपको सिंपल भाषा में याद रखने के लिए, अपने भाषा में याद रखने के लिए उपचयन को क्या कह देंगे, पदार्थ में मतलब कि कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और जो हाइड्रोजन गैस है उसकी ह्रास हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन गैस कम हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। अगर अपचयन अपचयन किसे कहते हैं, तो उसमें सिंपल में क्या कर देना है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है उसमें क्या होती है, वृद्धि होना, यानी कि वह हमारे वृद्धि होती है और ऑक्सीजन जो है वो ह्रास होता है। तो आई होप ये परिभाषा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। जैसे कि मैंने दो उदाहरण दिया हुआ है। तो सबसे पहला है जो हमारा है सी C+O2, यानी कि CO2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा C+O2 था, ये तो हमारा वैसे का वैसे है, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे CuO और उसके बाद H2, तो यहाँ पर देख सकते हैं Cu+H2O हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं और आप इसको परिभाषा को याद रखना बेहद ज़रूरी है। आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो जैसे दोस्तों हमारा है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। जो दोस्तों हमारा दैनिक जीवन है उसमें जो उपचयन है तो उसमें हमारे मतलब क्या 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 प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है संक्षारण, सॉरी दोस्तों संक्षारण है, संक्षारण। तो सबसे पहला जो हमारा संक्षारण है वह होता है जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तब धातु संक्षारित हो जाता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण पे हम एक ले लेते हैं, जो लोहे पर जंग लगना, चांदी यानी सिल्वर पर काली परत, तांबे पर हरी परत, यानी कि दोस्तों जो हमारे तो लोहे होती है उस पे लाल रंग के क्या हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं, और जो हमारी चांदी रहती है वह उस पे काले रंग के परत पड़ जाते हैं, और जो हमारा तांबा रहता है उस पे हरे रंग के परत पड़ जाते हैं। आपको एक बात बहुत ही और ध्यान में रखनी,
मैं जितनी भी बता रहा हूँ दोस्तों इसको बहुत ही याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेन पॉइंट ही बताता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर लें। विकलांगता यानी कि विकलांगिका, तो जो हमारा होता है वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो हमारी विकलांगिका है वह उसमें क्या होता है वसा युक्त, यानी कि जो हमारा वसा होता है उसमें मतलब मिला होता है और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, उससे उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जो उसका स्वाद होता है और गंध उसमें क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक जो अभिक्रिया है इनके मतलब जो प्रकार हैं और तापमान के आधार पर। तो सबसे पहला हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसको आपको एक मैं छोटे छोटे से ग्राफ में मतलब दे रहा हूँ, छोटे छोटे से आंसर जो कि आपको याद रखना है। 1 नंबर का बहुत अधिक पूछता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं ऊष्मीय अभिक्रिया इसे कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि प्राकृतिक अगर गैस है उसका दहन किस प्रकार से होता है, तो क्या होता है CH4 जो कि गैस है प्लस ऑक्सीजन है, गैस भी यही है, जो इसको हम कर देते हैं तो हमारा एक कुछ इस प्रकार से हो जाता है CO2 प्लस 2H2OG प्लस क्या हो जाता है ऊष्मा, यानी कि ये ऊष्मा भी इसमें आ जाता है। उसके बाद आपको एक लाइन बहुत ही जरूरी याद रखना है दोस्तों, जो कि हमारा है यहाँ पर देख सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होते हैं। यानी कि दोस्तों जिन अभिक्रियाओं में कोई भी अभिक्रिया हो उनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और बेल आइकन को ऑल प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।